So our topic is rate expression. रेट एक्सप्रेशन, किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन लॉ या रेट लॉ को किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को समझें. A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी. सपोज एक केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू A के लिए स्मॉल a, B के लिए स्मॉल b, C के लिए स्मॉल c एंड D के लिए स्मॉल d है. अब इस स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू में ये जो हमारे ए बी जो हमने नंबर लगाए हैं, ये जरूरी नहीं है नंबर ऑफ मोल्स हो. एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो डाटाज के बेस पे निकाली जाती है और ये आपको लोगों को गिवन होगी. तो इस इक्वेशन के लिए रेट एक्सप्रेशन के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन is directly proportional to the concentration of the reactant with their power raised to each. यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर ए, बी की पावर बी, और वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी. इन जनरल रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt. क्योंकि dx अपॉन dt क्या बता रहा है हमको, पर टाइम चेंज होने वाली कंसंट्रेशन को. तो dx कंसंट्रेशन अपॉन dt, माइनस हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए है, इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन या ए की पावर x एंड b की पावर y, जहाँ x और y जो है स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं. तो दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन. This is called rate expression or rate law. So we can say rate law is the expression in which reactions rate is given in the terms of mole concentration of reactants with each term raised to the some power which may or may not be the same as the stoichiometry of the reacting species. So the rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term is to some power which may or may not be same as the stoichiometric of the reactant.
The rate law is the expression in which the reaction rate is given in the terms of molar concentration of reactants, which each terms raised to the some power, which may or may not be the same as the stoichiometry of the reactant. Now next topic is rate constant. अभी हमने इससे पहले रेट एक्सप्रेशन देखा था, उसके लिए हम एक रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन R इज इक्वल टू K, A की कंसंट्रेशन A की पावर X एंड B की पावर Y. तो यहाँ जो हमने कांस्टेंट लिया था इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट के लिए अगर हम सॉल्व करें तो K इज इक्वल टू R अपॉन A की कंसंट्रेशन की पावर X एंड B की कंसंट्रेशन की पावर Y. अब रेट को डिफाइन करने के लिए अगर हम X A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन को यूनिट मानते हैं, इफ वी टेक A concentration is equal to 1 mole per liter और B concentration is also 1 mole per liter. Then ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखेंगे. वी फाइंड K is equal to R, यानी रेट कांस्टेंट is equal to rate of reaction when the concentration of each reactant is taken to be unit. So we can say rate constant is defined as the rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity. Now we start the molecularity of the reaction. तो molecularity of the reaction हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड हो रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी है. अब एक बार में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल ही टकरा सकते हैं. सिंगल मॉलिक्यूल टूटकर भी क्या दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है. 2 मॉलिक्यूल आपस में सपोज एक बड़ा सिंगल मॉलिक्यूल है और किसी वॉल से टकराया तो वो भी हमको प्रोडक्ट दे सकता है. कोई 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो इनके टकराने से भी हमें प्रोडक्ट मिल सकता है. कोई 3 मॉलिक्यूल भी आपस में टच हो सकते हैं कोलाइड के दौरान में और इनसे भी हमें क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है. लेकिन 3 से ज़्यादा सपोज अगर हम बात करें 4 मॉलिक्यूल की, तो 4 मॉलिक्यूल आपस में 4 एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं टकरा सकते. मे भी हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल टकराएं, ये 2 मॉलिक्यूल टकराएं, लेकिन ये चारों मॉलिक्यूल एक पॉइंट पर टच नहीं हो रहे हैं. तो ये इसीलिए माना जाता है तो इससे प्रोडक्ट एक बार में हमको नहीं मिलेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का यूज़ करेंगे. तो मॉलिक्युलैरिटी रिएक्शंस जो मॉलिक्युलैरिटी है वो हमको क्या बताती है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उस एलिमेंट्री रिएक्शन में 1 सिंगल कोलाइड में मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है. तो वही कितने मॉलिक्यूल उसके कोलाइड में इन्वॉल्व हो रहे हैं वही इसकी मॉलिक्युलैरिटी होती है. तो मॉलिक्युलैरिटी इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज विच कोलाइड in a elementary reaction.
the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide साइमल्टेनियसली। कंडीशन ये है कि उनके बीच में जो कोलाइड है वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, एक ही समय पे होना चाहिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। is called molecularity of the reaction. For example, अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है यानी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं वो कितने टकरा सकते हैं? 3। तो इसी बेस पर जो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी है वो भी 3 टाइप की हो जाती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर। फर्स्ट हम देखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलैरिटी में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, अगर इसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, NH4NO2 ये टूटेगा और टूट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, यानी N2 + 2H2O मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, हमें किसको देखना है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को देखना है। रिएक्टेंट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लगा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड वन इज बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और इसके कोलाइजन से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, 2HI का डिकम्पोजिशन, 2HI डिकम्पोज होकर के टूट रहा है H2 + I2। तो यहाँ पर 2HI मॉलिक्यूल आपस में टकराए हैं और टकराने के बाद में वो H2 और I2 फॉर्म कर रहा है, इसीलिए एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। थर्ड वन इज ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में यानी यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा होगा? 3 मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल, 2NO + O2 इट गिव्स 2NO2। NO के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो 2NO2 फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन जो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 टाइप की होगी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर। अब हम केमिकल काइनेटिक्स में कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि कोलिजन कोलाइड के फॉर्म में जो या मॉलिक्यूलैरिटी के बेस में कि जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती बल्कि वेरियस स्टेप में वो क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। तो हम देखें एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन हम किस रिएक्शंस को रखेंगे? सच रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू मोर which completed in only single step. The reaction which involves
in single step is known as elementary reaction. For example, 2HI, decomposition of 2HI या reaction of 2HI पे हमने देखा था अभी एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन थी और ये वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है, यानी दो HI मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके H2 और I2 फॉर्म कर रहे हैं. तो इट इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है. सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो रिएक्शंस आएंगे बच्चों जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, बल्कि उनको कंप्लीट करने के लिए वेरियस स्टेप लगते हैं और उनके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट्स भी बन सकते हैं. इंटरमीडिएट हम क्या होते हैं? इंटरमीडिएट ऐसे स्पीसीज होती हैं जो रिएक्शन के एक स्टेप में बनती हैं और दूसरे स्टेप में या किसी और स्टेप में वो क्या हो जाती हैं? कंज्यूम हो जाती हैं, यानी हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो स्पीसीज दिखाई नहीं देती. तो सच केमिकल रिएक्शंस which proceed through more than one steps are termed as complex reaction. For example, decomposition of H2O2 in presence of I negative catalyst. 2H2O2, it gives 2H2O plus O2 in the presence of I catalyst. ये एक कभी हमें देखने से लग रहा है कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और ये इन दोनों मॉलिक्यूल टकरा करके जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में दो स्टेप लगते हैं और जिस दो स्टेप में वो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और उस सेकेंड स्टेप में वो इंटरमीडिएट कंज्यूम भी हो जाता है. सो इन द फर्स्ट स्टेप H2O2 सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्ट करेगा H2O2 प्लस I2 एंड इट गिव्स H2O का वन मॉलिक्यूल और IO नेगेटिव. IO नेगेटिव यहाँ पर क्या है? इंटरमीडिएट है. ये हमारा इंटरमीडिएट होगा और ये रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन है और हम जानते हैं स्लो रिएक्शन जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी उसका रेट यानी कितने मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में लग रहे हैं, किन दो मॉलिक्यूल पर वो डिपेंड कर रही है, उसी से ही उसकी मॉलिक्यूल की और मॉलिक्युलैरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है. देन सेकेंड स्टेप H2O2 का दूसरा जो मॉलिक्यूल है अब वो इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करेगा IO नेगेटिव. इट गिव्स H2 प्लस I नेगेटिव प्लस O2. अब देखो कैटलिस्ट को जैसे हम यूज़ करते हैं वो हमको वैसे ही वापस मिल जाता है. अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ें तो इसमें से इंटरमीडिएट जो था IO नेगेटिव आई कैंसिल हो गया, कैटलिस्ट हमारा इधर कैंसिल हो गया और ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या आएगी? 2H2O2 इट गिव्स 2H2O प्लस O2. तो ये हमें फाइनल रिएक्शन मिल गई जो देखने में हमें लग रहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है या वन स्टेप रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये है क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो ये दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है. अब इस दो स्टेप्स में हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, ये था हमारा स्लो स्टेप और सेकंड वाला ये है हमारा फास्ट स्टेप. और जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? H2O2 और I नेगेटिव पर डिपेंड कर रही है. तो इन दोनों को कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं? दो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये एक क्या है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ना कि इसीलिए कि दो H2O हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि बायोमोलिकुलर है और जिसमें दो H2O2 के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो H2O2 के मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराते, बल्कि H2O2 का एक मॉलिक्यूल
और I नेगेटिव का एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके पहले फर्स्ट स्टेप रिएक्शन देता है एंड देन फाइनल हमको सेकेंड स्टेप से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इन दोनों के सम से फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए हम उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज एक रिएक्शन A प्लस B इट गिव्स C प्लस D और जिसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज जो है A, B एंड C और G है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A की पावर A एंड B की पावर B। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A प्लस B, द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of product or sorry reactant is known as order of reaction. So the sum of powers which the concentration terms are raised in the rate law expression is known as order of reaction. अब on the basis of total हम उसको डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने टाइप की हो सकती हैं। तो अगर हमारा जो सम है, इफ हमारा A प्लस B इन दोनों का सम 1 आता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमारा सम 2 आता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। या कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जैसे 3 या 4 या कोई भी इससे ज़्यादा आता है तो वो हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 3 के लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और सो स्टेप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि A प्लस B कोई फ्रैक्शन आ जाए तो तब हम उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A प्लस B का जो सम है वो 0 भी आ सकता है, यानी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। तो हमने देखा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी 1, 2, 3 कोई भी हो नंबर, 0 से ले 0 भी हो सकता है और कोई भी फ्रैक्शन हो सकते हैं। Now we take some examples of order of reactions. Just first we take 0 order of reaction. Zero order of reaction का एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2HI it gives H2 plus I2 in the presence of gold. गोल्ड कैटलिस्ट हमने लिया है। या N2O in the presence of platinum catalyst N2 plus half wood। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों ये सबसे इजी है पहचाना, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट लिया गया है तो वो रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल जब तक हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक हम कैटलिस्ट नहीं लेंगे तब तक वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। यानी वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करके वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन पे तो वो 0 डिपेंड कर रहा है। यानी इसके लिए अगर हम रेट लॉ देखें तो R
इज इक्वल टू के H2HI की कंसंट्रेशन 0 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गई है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। ऐसे इस रिएक्शन के लिए देखें, R इज इक्वल टू के N2O की पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। तो सिंपल सबसे जो एकदम से पहचान है इसकी यही है कि अगर कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है अपने आप ही रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो रेडिएट करते रहते हैं, यानी अपने आप ही उनको किसी और से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिविजुअल ही अपने आप ही क्या करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रेडिएशन करते रहते हैं, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2H2O2 मॉलिक्यूल को, इससे पहले भी हमने ये रिएक्शन देखी थी, H2O2 में ये कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन हमने वहाँ कैटलिस्ट लिया था। तो अगर कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, तो कैटलिस्ट अगर हम नहीं लेंगे तो वहाँ पर ये H2O2 मॉलिक्यूल अपने आप ही टूट करके H2H2O2 में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इसको हम इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ये यहाँ इस रिएक्शन के लिए जो R है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिंगल H2O2 मॉलिक्यूल अपने आप, ये अकेला, दो होने की भी जरूरत नहीं है, अकेला ही वो टूटता रहेगा, कि पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे एक दूसरे एग्जांपल हम ले सकते हैं, C2H4 प्लस H2, इट गिव्स C2H6। अब इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि दो मॉलिक्यूल हैं और वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये बहुत एक्सेस में हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है। तो ये भी पहचान है, अगर जो चीज़ हमारे एक्सेस में एनवायरनमेंट में मिल रही है और दूसरी चीज़ जो है उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो उस एक्सेस वाली चीज़ को कांस्टेंट मान लिया जाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, जो कम वाली क्वांटिटी वाली जो रिएक्टेंट है उन पर डिपेंड करेगी। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, के C2H4 पर ही डिपेंड कर रहा है। नाउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल 2NO2 इट गिव्स 2NO प्लस O2। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो NO2 की पावर 2 पर मॉलिक्यूल कर रही है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऐसी H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, H2 की कंसंट्रेशन पावर 1 एंड I2 की कंसंट्रेशन पावर 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। देन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल 2NO प्लस O2 इट गिव्स 2NO2। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन 2NO मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो R इज इक्वल टू के NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देख लें कि फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई एग्जांपल, कैसे हम कोई रिएक्शन फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में CO प्लस Cl2 इट गिव्स COCl2। यहाँ पर ये जो है एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है, जो पावर, ये किस पावर पर डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं ये जो नंबर है वो ही हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंट के बाद या डाटास के बाद ही हमको पता चलती है। तो ऐसे ही CO की पावर, तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के CO की कंसंट्रेशन 2 एंड Cl2 की कंसंट्रेशन हाफ पर डिपेंड करता है, यानी 2 प्लस हाफ यानी 2.5, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 0 पावर पर डिपेंड करता है।
वहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की जीरो ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की 1 पावर पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन उसकी रेज़ टू पावर 1 है। सेकेंड ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, जस्ट लाइक 2, एंड इस रिएक्शन में क्या हो रहा है 1 + 1 = 2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 + 1 यानी 3 पर डिपेंड कर रहा है, और फ्रैक्शन ऑर्डर में वो कोई सी फ्रैक्शनल वैल्यू पर या फ्रैक्शनल नंबर पर डिपेंड करता है। नाउ अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलैरिटी दोनों को पढ़ा, तो एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट कभी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में भी आ जाता है वो क्या है, डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मॉलिक्युलैरिटी। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या था, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जबकि मॉलिक्युलैरिटी क्या था, साइमल्टेनियसली कोलाइड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इनका यही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ द concentration of reactants. Then molecularity क्या था, it is a collide of reacting species simultaneously in a elementary reaction. It is collision of reacting species in a elementary reaction. Now, second difference is it is determined by experiment. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, जबकि मॉलिक्युलैरिटीज जो है वो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हम किसी भी हम नहीं देख पाते कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से टकरा रहा है, हम सिर्फ क्या देखते हैं, रिएक्टेंट या फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। तो इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल value and molecularity is a theoretical value. इसको हम सिर्फ थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड डिफरेंस इज ये फ्रैक्शंस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, और कोई भी होल नंबर हो सकती है। तो इट कैन बी 0 और फ्रैक्शनल, जबकि जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी है वो सिर्फ वो ना ज़ीरो हो सकती है ना कोई फ्रैक्शनल हो सकती है, वो क्या हो सकती है, सिर्फ यूनिक, बाई या ट्राई। इट कैन नॉट बी 0 और फ्रैक्शनल। Now, fourth difference is order is applicable to the elementary as well as complex reactions, जबकि molecularity जो है वो सिर्फ elementary reactions पर डिपेंड करती है। It depends elementary as well as complex reaction. On the other hand, the molecularity is it's only depend on the elementary reaction. It is applicable only for elementary reactions. So these are the main differences of the between order of reactions and molecularity. The first is order of reaction क्या है, sum of the power of the concentration of reactant, जबकि molecularity क्या है, reacting species की जो elementary reaction में reacting species है उनका collision.
देन इट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको डाटा से के हेल्प से निकाला जाता है, जबकि मॉलिकुलरिटी कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल वैल्यू है जो थ्योरी दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन, तो इट इज़ अ टोटली थियोरेटिकल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो और फ्रैक्शनल हो सकती है, जबकि मॉलिकुलरिटी जो है वो ना तो जीरो हो सकती है ना ही फ्रैक्शन हो सकती है, और होल डिजिट में भी सिर्फ 1, 2 और 3 हो सकती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कोई भी नंबर जो या होल नंबर हो सकता है। देन लास्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पर ही एप्लीकेबल है, जबकि मॉलिकुलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर एप्लीकेबल है।